students. Today in English, we'll start your chapter number 6 from Footprints Without Feet book, The Making of a Scientist, as it is written by Robert W. Peterson. So, first, we'll have an introduction of this chapter. Richard Ebride has received the Thurley Scholar Award and the Shearing Plough Award for biochemistry and molecular biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. Now here class we actually talking about a scientist जिनका नाम रिचर्ड एब्राइट था. उनको जो है बहुत सारे अवार्ड्स मिले जैसे कि सर्ले स्कॉलर अवार्ड एंड स्कियरिंग प्लो अवार्ड बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले. एक्चुअल में उनको साइंटिस्ट बनने का जो उनका वर्ल्ड था वो शुरू हुआ, उनके लिए वो वर्ल्ड खुला उनका बटरफ्लाइज के लिए फैसिनेशन से. ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी उन्हीं के ऊपर है, रिचर्ड एब्राइट के ऊपर, जो कि वो ग्रू अप इन द टाउन ऑफ रीडिंग इन पेंसिल्वेनिया, यूएसए पेंसिल्वेनिया में एक टाउन का नाम है रीडिंग. वहां पे वो बड़े हुए थे, वहां पे उन्होंने ग्रो किया था, अपना बचपन बिताया था. As he did not have much to do there, collecting things was his hobby. He used to collect butterflies as a child in kindergarten. Let's read how this curious child who collected butterflies went on to become one of the greatest scientists of the world. ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि जब जिस शहर में वो रहते थे तो उनके पास वहाँ पे ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, तो वो क्या करते थे, चीजों को कलेक्ट करना उनकी आदत बन गई थी. वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे. जब वो किंडरगार्टन में छोटे से बच्चे थे तो वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे. ठीक है, अब यहाँ पर इस चैप्टर के थ्रू हम पढ़ेंगे कि कैसे वो एक बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड थे और किस तरीके से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया एंड देन फिर धीरे धीरे करके वो वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बन गए. So with this, we'll first have the start of introduction about the author. Robert W. Peterson, who was born in 1925 in Pennsylvania and died on February 11, 2006, he एक American newspaper writer थे, who later became a freelance author of magazine articles and books, especially on the topics of sports and scouting. Sports and scouting के ऊपर वो बहुत सारे इन टॉपिक्स पे वो बहुत ज़्यादा बाद में मैगजीन्स के लिए लिखने लग गए थे और फिर वो फ्रीलांसर का काम करते थे. His 1970 Chronicle of Negro League Baseball, titled Only the Ball Was White, was hailed by the New York Times as having recaptured a lost era in baseball history and a rich facet of black life in America. उन्होंने अपनी एक टाइटल था जिनका ओनली द बॉल वाज वाइट, वो उन्होंने 1970 में नीग्रो लीग बेसबॉल पे लिखा था, जहाँ पे कि सारे के सारे प्लेयर्स तो ब्लैक थे लेकिन उनकी जो बॉल थी वो सिर्फ वो वाइट थी. ठीक है, वो बेस बॉल उनकी वाइट थी, तो उस पर उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा और द न्यूयॉर्क टाइम्स में वो आर्टिकल जो है वो छपा था और वो एक हिस्ट्री में काफी इम्पैक्ट पड़ा था. और उस वजह से जो ब्लैक लोगों की लाइफ थी अमेरिका में वो थोड़ा सा चेंजेस आने लगे, क्योंकि अब लोग जो है इस चीज को हाईलाइट करने लगे कि हाँ, व्हाइट और ब्लैक को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. द बेसबॉल कमिश्नर एट द टाइम बॉवी कूह later credited Peterson's book with having focused greater attention on the accomplishments of Negro League players, leading to their admission to the Baseball Hall of Fame. और उसके बाद वहाँ पर जो बेसबॉल के जो कमिश्नर थे उस टाइम पर, उन्होंने इस बात के लिए पीटरसन को बहुत क्रेडिट भी दिया था कि उन्होंने एक बहुत ही सही मुद्दे पर लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और उन्होंने कैसे एक नीग्रो लीग प्लेयर्स ने जो बहुत अच्छा काम किया उसको उन्होंने फोकस किया, हाईलाइट किया. अब इसके बाद हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard Ebride and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. Now class, यहाँ पर बताया गया है कि जब वो 22 साल के थे, 22 years के थे, ठीक है, तब उन्होंने साइंस वर्ल्ड में, साइंटिफिक वर्ल्ड में अपनी थ्योरी, एक नई सेल्स के ऊपर एक नई थ्योरी पे काम करना शुरू कर दिया था. वो बहुत ज्यादा उन्होंने इस चीज पर, सेल पर काम करना शुरू किया था. और हम बात कर रहे हैं रिचर्ड एब्राइट के, उनकी बात कर रहे हैं जो बचपन से ही साइंस के साथ इन्वॉल्व थे और उन्होंने अपने कॉलेज में जो रूममेट है उनके साथ एक थ्योरी एक्सप्लेन की थी आर्टिकल में, जो कि उन्होंने अपने आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल साइंस अकेडमी
के अंदर उन्होंने अपना ये आर्टिकल शो किया था इस थ्योरी के ऊपर अपने कॉलेज के रूममेट के साथ। इट वाज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट जर्नल हैड एवर पब्लिश, और ये पहली बार था कि कॉलेज स्टूडेंट्स का कोई साइंस से रिलेटेड आर्टिकल जो है वो एक उसका जर्नल पूरा पब्लिश हुआ था। And that would be like making the big league at the age of 15 and hitting a home run your first time at the bat. अब यहाँ पर ये जो एक चीज थी वो ये थी कि जैसे बेसबॉल में हम होम रन करते हैं जैसे क्रिकेट में सिक्सर मार देते हैं, वैसे ही होम रन भी इज काइंड ऑफ दैट टेक्सचर, इज काइंड ऑफ दैट टेक्सचर। ठीक है, तो उनका एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम करना वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि एक फ्रेशर जो है जो अभी अभी जस्ट स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट हुआ है वो एक होम रन हिट करता है, वो बिल्कुल वैसे ही था। For Richard, it was the first in long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. और रिचर्ड एब्राइट के लिए ये एक तरीके से जो उन्होंने साइंस में अपनी अचीवमेंट्स का जो एक धागा पिरोया था वो उसकी शुरुआत थी यहाँ पर, और ये बटरफ्लाइज से शुरू हुआ था। As only child, एब्राइट grew up north of Reading, Pennsylvania. जब वो बहुत छोटे से बच्चे थे तो एब्राइट का जो उन्होंने अपने बचपन बिताया वो पेंसिल्वेनिया के एक टाउन रीडिंग में। रीडिंग इज बेसिकली नॉट दैट रीडिंग पढ़ने वाला, रीडिंग इज अ प्लेस, एक टाउन में उनका जो है जन्म हुआ था, वहीं पे वो ग्रो करे थे। There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं उस टाइम पर जिस जगह पे मैं रहता था मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था, मैं ना तो फुटबॉल खेल सकता था ना बेसबॉल खेल सकता था, वो खेलने के लिए मेरे पास एक अच्छी टीम ही नहीं थी और ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं कर सकता था। तो उन्होंने बोला कि बट देयर वाज वन थिंग आई कैन डू, कलेक्ट थिंग्स। वो बोलते कि एक चीज मैं वहां कर सकता था, और वो क्या कि मैं चीजों को कलेक्ट करता था। So he did, and did he ever? Beginning in the kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing full night. तो यहाँ पे बताया जाता है कि जब वो किंडरगार्टन में थे, बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने जो है चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, और सबसे ज़्यादा वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का जो उनका फैसिनेशन था वो बहुत बटरफ्लाइज उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ में कलेक्ट की। उन्होंने बटरफ्लाइज के साथ बहुत सारे रॉक्स, बहुत फॉसिल्स, कॉइन्स, ये सब कलेक्ट करते थे। उनको वो एक बहुत ही ईगर एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, और इतने ईगर एस्ट्रोनॉमर थे कि कई बार रात को बैठकर सिर्फ वो स्टार्स, जो तारे होते थे, उन्हीं को ही ढूंढते रहते थे कि वो ट्विंकल कर रहे हैं। वो इस तरीके के ईगर एस्ट्रोनॉमर थे। From the first, he had driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips, brought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials, and other equipments, and helped him in many ways. Other ways. अब ना क्लास यहाँ पे रेफर किया गया है कि उनको एक तो जो ये क्यूरोसिटी थी ना चीज़ों को जानने की, उस जानने की क्यूरोसिटी की वजह से उनका जो माइंड था वो बहुत ब्राइट हो गया। उनका माइंड इतना ब्राइट हो गया, वो बहुत तेज, बहुत शार्प माइंड रखने वाले हो गए। उनके पास एक मदर थी जो उनका इंटरेस्ट जिन जिन चीज़ों में था, लर्निंग में जैसे उनका बहुत इंटरेस्ट था, तो वो उनको हमेशा एनकरेज करती थी। वो उनको ट्रिप्स पे ले जाती थी जगह जगह घुमाने के लिए, उनके लिए टेलीस्कोप्स वो खरीद के लेकर आती थी, माइक्रोस्कोप्स लेकर आती थी, कैमरा लाती थी, और उनको रखने के लिए माउंटिंग मटेरियल्स, यानी कि जैसे आपने देख लो ना यहाँ पर ये टेलीस्कोप्स के ऊपर ये रखा है माउंटिंग मटेरियल, तो इसके ऊपर रखकर माउंटिंग मटेरियल्स भी लेकर आते हैं जो कि चीज़ें रखकर वो उनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सके। ठीक है, एंड आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन इन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। उनकी मदर का क्या कहना है कि जब उन्होंने स्कूल शुरू किया तब तक वो सिर्फ अकेली एक ऐसी कंपेनियन थी जो अपने अपने बेटे के साथ पूरा टाइम बिताती थी, यानी बचपन में उनको कोई ऐसा खास फ्रेंड नहीं था। तो जब वो स्कूल जाना शुरू नहीं किया तब तक वो उनकी मदर ही उनके लिए सब कुछ थी, वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी मदर के साथ ही स्पेंड करते थे।
But at night, we just did things together. Richie was my whole life after his father died. When Richie was in third grade, she and her son spent almost every evening at the dinner at the dining room table. अब यहाँ पे उनकी मदर बोलती है कि रात होते होते जो हम लोग वो सारी चीज़ें हम लोग साथ रहते थे, हम लोग साथ में डिनर करते थे। और रिची के फादर यानी कि रिची, यहाँ पे रिची एड्रेस किया गया रिचर्ड एब्राइट को। उनकी मदर उनको प्यार से रिची बोलती थी। वो बोलती थी कि जब रिची के फादर जब वो थर्ड ग्रेड में थे तब उनकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद से ही वो रिची ही उनके लिए उनकी लाइफ बन चुके थे। वो उन्हीं के साथ सारी चीज़ें अपना टाइम स्पेंड करती थी और सारी चीज़ें करते थे। लाइक डाइनिंग टेबल पे खुद ही, डाइनिंग टेबल पे वो दोनों ही बैठकर अपना डिनर किया करते थे। If he didn't have things to do, I found work for him, not physical work, but learning things, his mother said. अब उनकी मदर बोलती है कि अगर उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता था तो वो उनके लिए हमेशा कोई ना कोई काम ढूंढ लेती थी। कोई फिजिकल काम नहीं, लेकिन लर्निंग, चीज़ों को सीखने से रिलेटेड काम उनकी मदर बोलती थी वो हमेशा उनके लिए कोई काम ढूंढ लेती थी, और ये जो काम वो उनको ढूंढती थी वो हमेशा उनको बहुत पसंद आता था। तो यहाँ पे रिचर्ड एवराइट के वर्ड्स हैं कि ही लाइक, यहाँ पे उनके उनके लिए बोला गया है कि ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न एंड लर्न ही डिड। ही लर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। अब वो बोलती है कि उस उनको हमेशा से चीज़ों को जानना सीखना उनको पसंद था, और वो हमेशा से ही कुछ ना कुछ सीखना चाहते थे, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट वो अपने स्कूल में हमेशा टॉप ग्रेड्स लेकर आते थे। ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट इन हिज स्कूल टाइम। On everyday things, he was just like every other kid, his mother said. By the time he was in the second grade, a bride had collected all 25 species of butterfly found around his hometown. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. अब यहाँ पे वो बताती है कि जो रोज की जिंदगी होती है, जैसे बोलते हैं ना कि कई बार कि साइंटिस्ट हैं ये इतने ग्रेट साइंटिस्ट हैं, ऐसा इन्होंने क्या किया होगा। तो उनकी मदर का कहना है कि जो नॉर्मल चीजें जो हर बच्चा करता था वो भी बिल्कुल वैसे ही करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो सेकंड ग्रेड में पहुंचे, तो सेकंड ग्रेड में आते आते एब्राइड ने ऑलमोस्ट 25 तरह की जो स्पीसीज की जो बटरफ्लाईज थी वो कलेक्ट कर ली थी अपने होम टाउन से। और यहाँ पर रिचर्ड एब्राइट का कहना है कि मैंने जो इतनी सारी बटरफ्लाईज कलेक्ट कर ली थी ना, मुझे लगता था कि अब बटरफ्लाई का एंड हो चुका है, क्योंकि अब उनको कोई नई बटरफ्लाई नहीं मिलने वाली, हर तरीके की बटरफ्लाई वो कलेक्ट कर चुके हैं। But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. जब उनको लगने लगा कि बस अब एंड हो चुका है, अब और कोई बटरफ्लाई वो नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, तब उनकी मदर ने उनके लिए एक नई चीज लेकर आया। उनकी मदर उनके लिए एक बुक लेकर आई, बच्चों की बुक, जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क इज बेसिकली अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का काइंड होता है ये। तो उस पूरी बटरफ्लाई के अंदर, उस पूरी बुक के अंदर बटरफ्लाईज के बारे में बताया गया। तो उसमें बताया गया था कैसे मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो सेंट्रल अमेरिका के लिए माइग्रेट होती हैं। और उस बुक ने यहाँ पर वो जो यंग छोटे से कलेक्टर थे ना, उनके लिए साइंस का एक वर्ल्ड ओपन कर दिया था। फाइनली उनका जो वर्ल्ड था साइंस का, वो उनके सामने अब आ चुका था। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. अब उस बुक के पीछे जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, वो जो बुक थी वहां पर रीडर्स को इनवाइट किया गया था कि आप जो है बटरफ्लाई की माइग्रेशंस पर और स्टडी करो। और उनको बोला गया था कि जितनी भी बटरफ्लाईज आपको मिलती हैं, उन बटरफ्लाईज को जो है टैग करना शुरू कर दो रिसर्च के लिए। ठीक है, ये बात उस बुक के पीछे डॉक्टर फेडरिक ए अर्क्वाहट ने लिखी थी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा से बिलोंग करते थे। जब उन प्रोफेसर ने ये चीज लिखी वहां पर कि हर बटरफ्लाईज को आप टैग कर दो, तो वहां से उनको एक नया काम सूझा करने के लिए। Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of the monarch. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. The butterfly collecting season around breeding lasts 6 weeks in late summer. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for the Ebride was to raise a flock of butterflies. अब यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली कि उनकी मदर ने डॉक्टर अर्क्वाहट को लिखा
इस बारे में कि उनके बेटे का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और उनके बेटे एब्राइड ने भी अब शुरू कर दिया था, जैसे कि बुक के पीछे लिखा था कि बटरफ्लाइज को आप टैग कर दो। टैग कर दो मतलब एक निशान लगा दो उसमें, ठीक है, और तो वो उनके विंग्स पे एक निशान लगाते थे। अब इससे क्या होता था, विंग्स पे निशान लगाया, उसको उड़ा दिया। अब अगर दोबारा जब वो बटरफ्लाई कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर वो बटरफ्लाई होगी जिसको उन्होंने टैग किया है, तो उनको पता चल जाएगा कि ये माइग्रेट होकर वापस यहाँ पर आई है, ठीक है। तो उनको आइडिया मिल जाएगा इससे। तो इससे अगर, और वहां पे उन्होंने, डॉक्टर अल्कोहट ने ये भी बोला था कि अगर आपको कोई बटरफ्लाई टैग करी वापस आती है तो वो टैग जो है आप हमें भेजिए, हम उस पर रिसर्च करेंगे। सो इस तरीके से उन्होंने जो है उनको एक नया काम दे दिया। अब यहाँ बताया जाता है कि बटरफ्लाई कलेक्ट करने का भी एक सीजन होता है, ठीक है, जो कि लेट समर में सिर्फ 6 महीने तक चलता है, सॉरी 6 हफ्ते तक चलता है। तो अब 6 हफ्ते तक चलता है, 6 हफ्ते में जितनी बटरफ्लाई कलेक्ट कर सकते हो कर लो। तो यहाँ पर एब्राइट बोलते हैं कि अगर आप एक एक करके उनको फॉलो करोगे तो आप ज्यादा नहीं पकड़ पाओगे, तो इसलिए जो हाथ में आए उसको पकड़ लो। ये नहीं कि एक के पीछे भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, वो उड़ गई तो वो चली गई। देन अगर आपको लग रहा है वो आपके पकड़ में नहीं आएगी, देन इमीडिएटली स्विच टू अनदर बटरफ्लाई। तो उन्होंने ये बोला, तो उन्होंने क्या किया, एक पूरी की पूरी बटरफ्लाई जो पकड़ना मुश्किल था, उन्होंने क्या किया, पूरे बटरफ्लाई के झुंड को रेज करना शुरू कर दिया। मतलब उनको अब उन्होंने खुद अपने घर में पालना शुरू कर दिया, क्योंकि हर एक बटरफ्लाई को पकड़ना बहुत मुश्किल था। He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in basement through their life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly। तो उन्होंने क्या किया, एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को उन्होंने पकड़ा, उसके जो एग्स हैं उनको उसने रेज करना शुरू किया। धीरे धीरे जो उसके एग्स थे वो फाइनली अपने लाइफ साइकिल में आए, एग से वो कैटरपिलर बने, देन प्यूपा, और देन फाइनली वो एक अडल्ट बटरफ्लाई बन गए। अब वो उस बटरफ्लाई को क्या करते, टैग कर देते थे, ठीक है, उसके विंग्स को, और उसको जाने देते थे, उसको उड़ने देते थे। तो बहुत सालों तक उन्होंने, उनका जो बेसमेंट था घर का, वो थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स का जो था वो घर बन चुका था। और अलग अलग तरीके की जो बटरफ्लाइज मोनार्क्स थी, 1000 बटरफ्लाइज, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में थी। कोई बटरफ्लाइज आपके एग्स में थी, कोई कैटरपिलर में, कोई प्यूपा में, और कोई फाइनली बटरफ्लाई हो चुकी। तो उनका पूरा घर वो बन चुका था, बटरफ्लाई का एक अड्डा। Eventually, I began to lose interest in tagging butterfly. It's tedious and there's not much feedback, Ebright said. In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured, and that were not more than 75 miles from where I lived. अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि धीरे धीरे जो उनका इंटरेस्ट था वो इस चीज में खत्म होने लगा, टैग करने में, बटरफ्लाई में। वो बोलते हैं क्यों, क्योंकि ये बहुत टीडियस है, ये बहुत टायरिंग टास्क था, बहुत थकाने वाला टास्क था, और यहाँ से ज्यादा फीडबैक उनको नहीं मिल रहा था। एब्राइट ने बोला, उन्होंने बोला कि पूरे पूरे टाइम जब वो ये करते थे, वो बोलते थे कि उस बात पे उनको हंसी आती है कि पूरे टाइम वो टैग करते रहते थे, और इतने सालों में जब उन्होंने टैग की तो उनको सिर्फ 2 बटरफ्लाइज मिली वापस जो उन्होंने टैग की थी। तो बोलते हैं कि, और वो भी उनके 75 माइल्स घर से, जहाँ पे वो रहते थे 75 माइल्स दूर, उनको सिर्फ 2 बटरफ्लाइज मिली अभी तक। तो वो इस बात पे बहुत हंसते हुए हैं कि उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया, और इस वजह से उनका इंटरेस्ट जो था वो अब कम होने लग गया था बटरफ्लाइज को टैग करने में। Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. अब फाइनली बटरफ्लाई से उनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, फिर साइंस की तरफ उनका ध्यान कैसे गया। उनके लिए जो साइंस का हिंट मिला था, उनको मिला था, एक काउंटी साइंस फेयर हुआ था उनके उनके जहाँ वो रहते थे, और उस काउंटी साइंस फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया जब वो 7th ग्रेड में थे। और वहां पर उस काउंटी साइंस फेयर में वो हार गए, जब वो लॉस्ट कर गए, जब वो हार गए, तब उनको फाइनली पता चला कि साइंस, जो रियल साइंस है, वो क्या है। It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Ebright said his entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. वो बोलते हैं कि ये बहुत ही सैड सी फीलिंग थी कि आप बस बैठे हो और आपको जो है कुछ भी नहीं मिल रहा, बल्कि आपकी जगह पे बहुत सारे जो लोग हैं सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, वो जीत रहे हैं। और बोलता है ये बहुत ही सैड फीलिंग थी। वो बोलते हैं कि उनकी जो एक्चुअल में उनके हारने का रीजन ये था कि उन्होंने फ्रॉग के टिश्यूज को एक एक स्लाइड बनाई थी जो कि माइक्रोस्कोप के जरिए लोग देख पाए। तो उनका सिर्फ एक डिस्प्ले वाला उनका प्रोजेक्ट था कि फ्रॉग के टिश्यूज को उन्होंने वो उसकी स्लाइड बना के उन्होंने रख दी, अब लोग जो है उसे माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। So he realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. अब वो बोलने लगे कि फाइनली उन्होंने क्या रियलाइज किया कि जो विनर्स, जो लोग जीते हैं, उन्होंने सिर्फ एक
कुछ चीज को डिस्प्ले नहीं किया, जैसे उन्होंने फ्रॉक के टिश्यूज को डिस्प्ले कर दिया था, वैसे जो विनर्स थे उनका प्रोजेक्ट डिस्प्ले का नहीं था बल्कि रियल एक्सपेरिमेंट था। जितने भी विनर्स थे उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, एक नया एक्सपेरिमेंट किया था। तो वहां से उनको उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आया कि हाँ उनको भी कॉम्पिटिशन करना है और उनको अब कुछ कैसे भी करके जीतना है। और वो जानते थे कि नेक्स्ट ईयर I knew most of was the insect work I had been doing. I knew that for the next year's fair I would have to do real experiment. अब वो जानते थे कि नेक्स्ट ईयर के फेयर के लिए उनको रियल एक्सपेरिमेंट करना है, तो उन्होंने क्या किया? The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. So he wrote to Dr. Arquahart for ideas and back came a stake of suggestions for experiment. तो उनको उनको जो लगा जिस टॉपिक पे उनको अपना रियल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए वो तो इंसेक्ट के ऊपर ही था, क्योंकि बचपन से ही वो बटरफ्लाइज पे बहुत काम कर रहे थे। तो इतने सालों तक जब उन्होंने उस पर काम किया है तो उनको लगा कि यही अच्छा टॉपिक है जिसपे मुझे काम करना चाहिए। तो उन्होंने डॉक्टर अर्कवाहट को लिखा और उनसे आइडियाज लिए कि किस तरीके का एक्सपेरिमेंट उन्हें करना चाहिए। तो अर्कवाहट ने उन्हें काफी सारे सजेशंस दिए उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। Those kept Ebright busy all through high school and lead to prize projects in county and international science fair. और वो जो आइडियाज उनको मिले थे उस वजह से एब्राइट जो है पूरे टाइम अपने हाई स्कूल में बिजी हो गए, ठीक है। और इससे उन्हें काफी सारे प्राइजेस मिले काउंटी साइंस फेयर में, इंटरनेशनल साइंस फेयर में। तो वो फाइनली वो जो प्रोजेक्ट्स जिनमें उन्होंने काम शुरू किया, अब जब वो पार्टिसिपेट करते थे तो वो कुछ ना कुछ जरूर जीतते थे। फॉर हिज 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarchs caterpillars every few years. अब वो जो 8th grade में पहुंचे तो उनका प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में वो जानना चाहते थे कि जो मोनाक कैटरपिलर्स हैं हर साल एक एक बीमारी से मरती है, एक वायरल डिजीज है जिसकी वजह से वो मर जाती है। तो वो उसको जानना चाहते थे कि उसको मरने का कारण क्या है। Ebright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said. अब उन्होंने बोला, एब्राइट जब स्टार्टिंग में उनको इन्वेस्टिगेशन करने लगे तो उनको लगता था कि जो बटरफ्लाई है वो बीटल एक इंसेक्ट है, उसके सामने बीटल की वजह से उसको वायरल डिजीज होती है और वो वायरल डिजीज की वजह से वो मर जाती है। तो उसने कैटरपिलर्स को जो है वो बीटल्स के प्रेजेंस में रेस करना शुरू किया, उसको जो है ग्रो करना शुरू किया। अब जब वो दोनों साथ में थे तो उनको कोई भी रिजल्ट नजर नहीं आया कि उसकी वजह से उनको वायरल डिजीज हो रही है नहीं हो रही है। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट। और कोई रिजल्ट तो नहीं निकला, लेकिन ये पता चल गया था कि बीटल की वजह से उनको कोई भी वायरल डिजीज नहीं होती है। तो उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट जो है सबके सामने काउंटी फेयर में शो कर दिया। This time I won. The next year science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. The theory was that the viceroy look like monarchs because monarchs don't taste good to the birds. अब यहाँ पर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट में फाइनली वो जीत गए। नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा साइंस फेयर प्रोजेक्ट हुआ। अब इस बार उन्होंने नया प्रोजेक्ट रेडी किया। उनका प्रोजेक्ट ये था कि जो वाइस राय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क्स बटरफ्लाई को कॉपी क्यों करती हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, जो वाइस राय बटरफ्लाइज हैं बर्ड्स उनका जो है शिकार करते हैं, हंट करते हैं, लेकिन मोनार्क्स का ज्यादातर बर्ड्स शिकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि मोनार्क का जो टेस्ट होता है बटरफ्लाई का वो बहुत बेकार होता है। तो वो बर्ड्स के सामने प्रिटेंड करते हैं, उनको कॉपी करते हैं कि हम मोनार्क बटरफ्लाई जैसे हैं, सो दैट बर्ड्स उनको ना खाएं, उनको उनका शिकार ना करें। उनको लगेगा कि इसका भी टेस्ट बहुत बेकार है। ओके, तो वाइस रॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, लेकिन वाइस रॉय बटरफ्लाई का जो टेस्ट है वो बर्ड्स के लिए अच्छा होता था। तो इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वो ऐसा करते थे। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी whether in fact birds would eat monarchs. अब बेसिकली क्या था कि जो वाइस रॉय बटरफ्लाई का जो टारगेट था कि मोनार्क के जैसे दिखना है, क्योंकि जितना ज्यादा वो मोनार्क के जैसे दिखेंगे उतना ही कम वो टारगेट बन पाएंगी बर्ड्स के शिकार होने का। ठीक है, अब एब्राइड को जो है अपना एक प्रोजेक्ट नजर आ गया था कि उसको करना क्या है। अब वो ये देखना चाहते थे कि क्या सच में जो इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, वो देखना चाहते थे कि क्या बर्ड्स जो हैं वो मोनार्क को खाते भी हैं या नहीं खाते हैं। He found that the starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it could get. A bright later research by other people showed that the viceroy probably do copy the monarchs. This project was placed first in the zoology division and the third overall in the county science fair.
ओके, नाउ क्लास इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अ, इस प्रोजेक्ट में ही वांटेड टू शो कि जो बर्ड है वो मोनाक्स को, मोनाक्स बटरफ्लाई को खाती है नहीं खाती, और फाइनली उनको क्या पता चला कि जो स्टर्लिंग बर्ड है, एक बर्ड का नाम होता है स्टर्लिंग, जो स्टर्लिंग बर्ड है ना, वो मोनाक बटरफ्लाई को खाना प्रेफर करती है। ये चीज उन्होंने, उनको पता चली, और धीरे धीरे उनके रिसर्च में उन्होंने अपनी रिसर्च की और उन्होंने दिखाना शुरू किया कि वाइसरॉय जो है, वाइसरॉय जो बटरफ्लाईज है वो डेफिनेटली मोनाक बटरफ्लाई को कॉपी करती है। और ये प्रोजेक्ट जो था इस बार जूलॉजी डिपार्टमेंट में फर्स्ट डिवीजन आया, उनको फर्स्ट डिवीजन मिली, और काउंटी साइंस फेयर में ओवरऑल उनकी थर्ड पोजिशन जो थी वो आ गई। Okay, so with this we come to an end of this part.